नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और सीधा सवाल में आज हम चर्चा करेंगे बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गरीबपुरा में जो स्थित स्मृति द्वार है, वहां पर बीती रात अज्ञात शरारती तत्वों ने सम्राट अशोक की जो तस्वीर है उससे छेड़छाड़ की है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कालिक पोत दिया है। स्मृति द्वार पर बहेड़ी विधायक अताउर रहमान और सम्राट अशोक मौर्य की फोटो लगी हुई। घटना जब सुबह ग्रामीणों ने देखी, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जब देखी तो उसके बाद जो है वहां पर लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, उसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया। हमारे साथ में आज चर्चा में हैं एडवोकेट उमेश मौर्य जी, जो प्रगतिशील मौर्य परिषद के अध्यक्ष हैं। उमेश मौर्य साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। जो ये लगातार देश भर में जब भी महापुरुषों की बातचीत होती है, महापुरुष आखिर क्यों लोगों को खलने लगते हैं? कभी कोई आता है तो डॉक्टर अंबेडकर पर कटाक्ष करने लगता है, कभी कोई आता है वीर सावरकर पर कटाक्ष करने लगता है, कभी कोई आता है तो नेताजी पर कटाक्ष करने लगता है, कभी कोई नेहरू पर तो कभी कोई गांधी पर। आखिर हमारे महापुरुषों पर क्यों जो है इतना लोग जलते हैं? जो हमारी विरासत है उससे इतनी छेड़छाड़ क्यों? सरकारें वकालत बहुत करती हैं, बातचीत बहुत करती हैं और कोई भी कड़े कानून नहीं बनाता। ना तो राज्य सरकारों ने कभी बनाए और ना ही केंद्र की सरकार ने कभी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि जो अपमान करने वाला है कम से कम उसको 10-15 साल की जेल हो, ताकि आगे से लोग डरें। कमेंट करने में, उसके खिलाफ बकवास करने में, उसके खिलाफ जो है डरना ही पड़ेगा। ये लोगों के अंदर होना चाहिए कि महापुरुषों पर टिप्पणी और आप जेल के अंदर आप 20 साल 10 साल आप काटेंगे, 5 साल आप अधिवक्ता भी हैं। कोई आता है देश के अंदर वीर सावरकर पर टिप्पणी करता है तो वो वक्ता ही चला जाता है। कोई आता है तो डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी करता है, अशोभनीय अशोभनीय, कैसी कैसी टिप्पणियां, ऊंची गंदी। कोई आता है तो गांधी पर टिप्पणियां करता है, कोई आकर के कहता है कि गांधी की समाधि जेसीबी से उखड़वा दूंगा। कोई राम पर टिप्पणियां करता है तो कोई किसी की धर्म पर, कोई किसी की जाति। लेकिन सवाल यह है कि महापुरुषों पर टिप्पणियां होनी ही क्यों चाहिए? क्यों जरूरत है? जहां देश को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जहां डॉक्टर अंबेडकर भी यह कहते थे कि पढ़िए, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। आजादी मिल गई है, अब हमें अंग्रेजों से नहीं लड़ना है, अब हमारी लड़ाई हमारे खुद के खिलाफ है। हम अपने आप को अब इस विकास की दौड़ में हम अपने आप को कहां पाते हैं? हम अपने आप को कहां ले जा पा रहे हैं? केवल सिर्फ कालिक पोतने तक ले जा पा रहे हैं? हम अपने समाज को कौन सा ऐसा जहर दे रहे हैं जो धीरे धीरे नफरत जो है वो हमारे ही महापुरुषों के खिलाफ होती जा रही है? मौर्य साहब, आपसे पहले पूरा मामला जो है मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ आपको जानकारी है और अभी तक प्रशासन ने इस पर जो है क्या बड़े कदम उठाए हैं? क्या क्या इसमें हो सकता है और क्या आशंका है आपको? क्या ये राजनीति के कारण किया गया है, राजनीति के चलते किया गया है, या फिर जो है जातिगत जो देश भर में चल रहा है उस द्वेष भावना के चलते किया गया है? इसमें पुलिस का एंगल क्या कह रहा है, स्थानीय क्या कह रहे हैं? जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आपने हमें अपने चैनल से जुड़ने का मौका दिया। मैं उमेश मौर्य। ये घटना मुझे कल जानकारी हुई है कि बहेड़ी में सम्राट अशोक के चेहरे पे कालिक पोती गई। एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जैसे हमें जानकारी हुई, हमने अपने जिले की टीम और मंडल की टीम से वार्ता की और थाना अध्यक्ष से भी हमारी वार्ता हुई थी, एसएसपी बरेली से भी हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जांच में लगे हैं और जो भी इसमें आरोपी होगा उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये तो हो गया कानूनी एंगल। दूसरी बात सबसे अहम ये है कि आज जाति जो है वो देश का बड़ा फैक्टर बन गया है। हमें इस बात को समझना होगा कि देश की जो वर्तमान स्थिति है, देश जा कहां रहा है, हमें ये देखने की जरूरत है। महापुरुषों पर टिप्पणी करने का बस एक ही मात्र कारण है
कि लोगों का जाति फैक्टर बहुत हावी होता चला जा रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च घोषित करने के लिए लगा हुआ है। जिसको देखो वो ये चाह रहा है कि हमारी जाति, हमारे महापुरुष इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े हैं और बाकी सब बहुत निम्न स्तर, तुच्छ स्तर के लोग हैं। ये जो गंदी मानसिकता लोगों के अंदर राजनीतिक रूप से पनपाई जा रही है, या देश के ये सिर्फ जातियों के लिए नहीं, ये देश की आंतरिक व्यवस्था और देश की बाह्य व्यवस्था दोनों तरीकों से ये देश के लिए बहुत ही घातक होगी। अगर जैसे वर्तमान में देखा जा रहा है, रामजी लाल सुमन ने एक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद जो कर्णी सेना ने उग्र रूप लिया था, मैं कर्णी सेना का भी आभार देता हूं कि उन लोगों ने कोई उपद्रव नहीं किया था। उन्होंने अपनी एक शक्ति दिखाई थी, एक शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया था। रामजी लाल सुमन ने जो कहा था उसमें भी कहीं से भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़े हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। तो रामजी लाल सुमन का भी बयान गलत नहीं था, लेकिन एक्चुअली वर्तमान कंडीशन जो है वो राजनीतिक परिक्षेत्र के इर्द गिर्द घूमने वाला होता है, चाहे कोई बयान हो। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा, क्योंकि जब आप राणा सांगा की बात करते हो, राणा सांगा का इतिहास यहाँ नहीं कह रहा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उन्होंने बुलाया था। बहुत सारी अगर ऐतिहासिक, क्योंकि अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, कहीं डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही तक कह दिया था नेहरू ने एक पत्र में, आपको पता है ना। नेहरू जी ही थे जो वकालत या कर रहे थे जब साइमन कमीशन के खिलाफ, कौन था? भगत सिंह साइमन कमीशन के खिलाफ थे, और डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के साथ थे। डॉक्टर अंबेडकर थे जो आजादी बहुत जल्दी नहीं चाहते थे। इतिहास में आप जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। समस्या यह है कि देश के जो भी महापुरुष हैं वो महापुरुष हैं, गलतियां महापुरुषों में बहुत निकल जाएंगी। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप आज के दौर में हैं तो आप आज संभाल लीजिए, आपके हाथ में सत्ता है। आपके हाथ में, जिनके हाथों में सत्ता है, जो सत्ता में बैठे हैं, वो उनकी औकात कैसे होती है किसी पर भी कोई टिप्पणी करने की। मैं ये कह रहा हूँ, न सावरकर पर टिप्पणी हो, न अम्बेडकर पर टिप्पणी हो, न नेहरू पर हो, न गांधी पर हो, और न ही रामजी लाल सुमन की इतनी भी औकात नहीं है कि राणा सांगा के बराबर या उनके इतिहास के समकक्ष भी बैठे। 80 घाव किस लिए मिले थे? क्या वो अपने परिवार में उन्होंने खाए थे क्या? एक आंख और एक हाथ के साथ लड़े, कम से कम यह भी वीरता देखी जानी चाहिए। अब मान सिंह के इतिहास पर जाएंगे तो मान सिंह को कितने लोग पूछते हैं? देश तो राणा प्रताप को ही पूछ रहा है। जो लोग राणा प्रताप को कह रहे हैं उनके सामने मान सिंह क्यों चिल्लाया जाए? मैं ये कह रहा हूँ, राणा सांगा को यदि मानने वाले हैं तो राणा सांगा की बात होनी चाहिए। यदि राम जी को लोग मान रहे हैं तो रावण की बात क्यों हो? कृष्ण को मान रहे हैं तो कंस की बात क्यों हो कि नहीं भैया कंस भी क्षत्रिय थे? अरे पूछ कौन रहा है? या तो देखिए, वो यदि पूछ रहा हो तो सवाल उस पर उठना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि क्या आज जो जिन्होंने महारों के साथ गलत किया, महारों ने उस समय क्या किया, यदि हम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने भी पढ़ा है इतिहास। गलतियां देखेंगे तो बहुत सारी निकलेंगी उस समय के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो क्या कितना हम सही बिठा सकते हैं? क्योंकि आजादी के पहले जितने भी हमारे हीरो हैं सब हीरो हैं, चाहे उन्होंने दलित आंदोलन के लिए काम किया हो, चाहे राजा राम मोहन की तरह महिलाओं के लिए काम किया हो, किसी न किसी ने कुछ इस देश को दिया है, लिया कुछ नहीं है। जो भी जितना दे सका वो चाहे जैसे दिया हो, उन पर टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए। यहीं से तो बढ़ावा मिलता है। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़े तो कुछ लोग आ जाते हैं, समर्थन कर देते हैं, बहुत बढ़िया थप्पड़ रहा, लेकिन वही गूंज जब आपके मुख्यमंत्री पर पड़ती है तो कहते हैं कि नहीं, या तो बहुत घोर निंदनीय है। भैया क्यों निंदनीय है? आप एक तरफ जस्टिफाई कर रहे हैं, तो यदि राम जी लाल सुमन यदि सही थे इतिहास के हिसाब से, तो कोई ना कोई आया फिर। मतलब आप नफरत को बढ़ावा तो आप दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, न तो इस देश को बामन मेश्राम जैसे नफरती लोग चाहिए जो कहें गांधी जी की कब्र जो है खोद देंगे, वो लगा करके। विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ही होना चाहिए। यदि आप रामजी लाल का सुमन का विरोध करेंगे तो लोग खड़े होंगे कि नहीं, सम्राट अशोक के साथ भी हम खड़े हैं और आपके साथ भी खड़े हैं। विरोध इस देश में होना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए। गलतियां हर किसी में होती हैं, ऐसा कोई नहीं है इतिहास के पन्ने में जिससे गलतियां नहीं हुई हो। गलतियां निकालने पर आप आएंगे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या, या आप कह सकते हो, जस्टिफाई इस चीज को कर सकते हो, गलती नहीं किसी ने की है? इतिहास में सबसे गलतियां हुई हैं, हर व्यक्ति से गलतियां हुई हैं। देखिए, इंसान ही है, गलतियों का पुतला है, लेकिन जो महापुरुष हैं वो महापुरुष हैं। हम क्या जनरल डायर को या वोडवायर को महापुरुष मान लें? अगर उन्होंने कुछ अच्छे भी काम कर दिए होंगे, कभी अंग्रेज आकर के यहाँ पर रेलगाड़ियां चला गए तो क्या हम अंग्रेजों की तस्वीर की पूजा करने लगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम बढ़ावा देते हैं। यदि किसी ने थप्पड़ अरविंद केजरीवाल को जब मारा था, उसी समय यदि यह निंदा हो गई होती तो क्या आज ऐसी स्थिति बदलती? क्या आज ऐसी स्थिति होती?
मतलब आप एक तरफ यदि जस्टिफाई करेंगे तो फिर दूसरी तरफ आपको उसी नफरत का शिकार होना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप वहां पर इतिहास और भूगोल न बताएं। जो देश का इतिहास है और जो देश के महापुरुष है, हर महापुरुष के साथ आप खड़े कम से कम आप तो दिखाई दें, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आपसे तो ये उम्मीद की ही जा सकती है। अखंड भारत है और हम सब एकजुट हों। केशव पंडित, एडवोकेट उमेश मौर्य, ये चीज लगे कि कम से कम एक मंच पर तो आने की क्षमता हो। कोई मंगल पांडे की गलतियां यदि निकालेगा तो फिर कोई ना कोई तो डॉक्टर अंबेडकर में भी गलतियां ढूंढेगा। फिर ये गलतियां तो बड़ी विरासत में एक नफरत के तौर पर चली जाएंगी, ना कि दिल मिले की बात होगी। जी उमेश मौर्य साहब, आपने अगर पूरी बात सुनी होती तो शायद आपको बहुत बेहतर समझ में आता। मेरा कहने का मतलब किसी महापुरुष के ऊपर टिप्पणी नहीं, टिप्पणी चाहे राणा सांगा पे हो, चाहे सम्राट अशोक पे हो, चाहे भीमराव अंबेडकर पे हो। मेरा कहने का मतलब है महापुरुष महापुरुष होता है। राणा सांगा का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो राणा सांगा का इतिहास हमने परफेक्ट रूप से पढ़ा है, जाना है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए उनका जो संघर्ष है वो आजीवन हम सब लोग राणा सांगा के ऋणी रहेंगे। अब पहले बात को, मेरी पूरी बात को अगर आप पूर्णतया समझे होते, मेरा कहने का मतलब है रामजी लाल सुमन जैसे लोग या वर्तमान कंडीशन में ऐसे जो भी नेता हैं जो सामाजिक उन्मूलन पे, जातिवाद को बढ़ावा देकर, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री आप ले लीजिए, अगर करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया था तो क्या मुख्यमंत्री के द्वारा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? असलहा लेकर, तलवारें लेकर लहराई गई थी, तो क्या वो जायज था? बिल्कुल नहीं जायज था। और रामजी लाल की सुमन का टिप्पणी का बिल्कुल हम लोग कोई समर्थन ही नहीं करते। उस समय भी प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद ने विरोध किया था कि हमारे देश का हर एक महापुरुष, क्योंकि महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है। सम्राट अशोक ने जब अखंड भारत की संरचना की थी तो इसका मतलब है नहीं सिर्फ मौर्य ही निवास करता था, उनका ख्याल सिर्फ, अगर वो सिर्फ मौर्यों के शासक होते तो आज विश्व में उनका डंका नहीं बज रहा होता। महाराणा प्रताप ने सिर्फ क्षत्रियों का ध्यान नहीं रखा था। उस समय सारी जो भी उनके शासन काल में जो भी लोग निवास करते थे, सबके वो एक अच्छे नेतृत्व करता थे, एक अच्छे शासक थे, इसलिए महान माने गए हैं वो। तो नेता, हमारा ये बिल्कुल मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि किसी भी महापुरुष के ऊपर टिप्पणी अशोभनीय है, गलत है। आपने एक प्रश्न और आया आपके सवाल में ही निकल के आया कि अरविंद केजरीवाल को जब थप्पड़ पड़ा था तो वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता जी का एक बयान आया था, और आज भी चुनाव के कई बयानों में मैंने उनको सुना था। कई बयानों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि एक थप्पड़ में ही उनकी राजनीति खत्म हो गई। लेकिन आज जब उनके खुद के ऊपर थप्पड़ पड़ा है तब उनका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक हमला हुआ था। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ था तो ऐसे बहुत से बाबा, ऐसे बहुत से सामाजिक संगठन, ऐसे बहुत से राजनीतिक लोग वो वहां पहुंचकर थप्पड़ मारने वाले का सम्मान कर रहे हैं, उसे तलवार दे रहे हैं, उसे 11-11 लाख रुपए की चेक दे रहे हैं। ये क्या लगता है आपको, एक क्राइम को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर थप्पड़ पड़ेगा, उसको 11 लाख रुपए की चेक मिलेगी, उसको पगड़ी पहना के राजू दास महंत जैसे लोग सम्मानित करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा वर्मा को होता है। तो आज मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जातिवाद नहीं था तो रेखा गुप्ता को मारने वाले व्यक्ति का सम्मान कौन नेता कर रहा है भैया? कौन उन्हें पगड़ी पहना रहा है? कौन आदमी उन्हें 11 लाख रुपए का चेक दे रहा है? ये जाति का जो फैक्टर है, ये देश के लिए बड़ा खतरा है। ग्रह युद्ध जैसी स्थिति वर्तमान में बनती चली जा रही है। हम नहीं चाहते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा मिले। जैसे सम्राट अशोक के उस पे बोर्ड पे कालिक पोती गई है, क्या उनकी हैसियत है किसी मौर्य कुशवाहा शाह के सैनिक के सामने उनके महापुरुष के ऊपर कालिक पोत दे? पीछे बहुत वार होते हैं और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। श्योर बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर की जाएगी, उन्हें किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। मैं राजनीतिक परिक्षेत्र में जाना बिल्कुल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं पूर्णतः सामाजिक व्यक्ति हूं और राजनीति में किसी पार्टी का राजनेता या किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। लेकिन वर्तमान राजनीति जो है वो जातियों के इर्द गिर्द घूम रही है
कोई एक नेता विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी नेता हैं सभी नेताओं की जो राजनीति है, उनकी जाति, उनके धर्म, उनकी कास्ट से बिलोंग कर रही है, उसके बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये देश के लिए बड़ा खतरा है। देश के युवा को जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा। हम कह रहे हैं भाई साहब, आप हैं, आप हमारे साथ कहीं मिले, तो हम लोगों के अंदर तो किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिच्छेद इतना बिगड़ गया है, लोगों के अंदर इतना गहरा मतभेद पैदा हो गया है कि भाई अगर सपा में है, एक भाई भाजपा में है, तो वो दोनों एक छत के साथ एक छत पे नहीं रह पा रहे हैं। ये वर्तमान कंडीशन देश की होती जा रही है। मेरा बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जो भी ये किया जा रहा है, ये जो कालिक पोती गई, ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है और उसको किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जी अच्छा, एक सवाल और हमारा है। जी सम्राट अशोक की यदि हम बात करें तो सम्राट हैं, सम्राट चक्रवर्ती होते थे। सम्राट अशोक का वह वर्चस्व है कि बिना उनकी, अशोक की लाट की जो भारत की जो आधिकारिक मुहर है, बिना उसके कोई काम नहीं हो सकता है। राष्ट्र की धरोहर है, वो किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, वो राष्ट्र की धरोहर है। जैसे भगवान प्रभु श्री राम हमारी संस्कृति है, वैसे ही हमारे लिए बौद्ध है, वैसे ही हमारी विरासत में सम्राट अशोक भी है। हमारे तमाम जो महापुरुष हैं उसी विरासत में सम्राट अशोक भी आते हैं। ये तो हर वर्ग और हर धर्म की जिम्मेदारी है। जहां तक मैं वो समझ रहा था कि जिस तरह करणी सेना ने राणा सांगा के लिए आंदोलन किया, ठीक उसी तरह से करणी सेना जैसे तमाम संगठनों को, स्वयं करणी सेना को भी एक जो है राष्ट्र के नाम, एक अशोक के लिए भी आंदोलन कर देना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि राष्ट्रीय धरोहर के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सिर्फ केवल जाति के लिए ही क्यों। सम्राट अशोक भी तो बौद्ध होने से पहले क्षत्रिय थे, पूरा इतिहास है। वो सम्राट अशोक जिनके लिए खुद खड़े होना चाहिए था करणी सेना को, और करणी सेना तो महापुरुषों के सम्मान में खड़ी होती, तो उनके लिए तो ये अग्नि परीक्षा जैसी थी कि भैया आप आइए और आप बोलिए देश को, आप प्रदेश सरकार को बोलिए। मैं करणी सेना के उस आंदोलन को इतना ही समर्थन करता हूं कि उन्होंने निजी लोगों की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, ढेला भर किसी को पत्थर नहीं मारा। आंदोलन ऐसा होना ही चाहिए। इस देश में आंदोलन की इजाजत संविधान देता है। शांतिपूर्ण ऐसा आंदोलन हो जैसा करणी सेना ने किया। करणी सेना का जो आंदोलन है वो ऐतिहासिक है। इस रूप में भी यदि देखें, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, क्या है कि वहां पर आपका निकलना दूभर हो जाता है, आप सुरक्षित नहीं है, आपकी कब गाड़ी के कांच के शीशे तोड़ दिए जाएं, आप परिवार के साथ है, शायद घंटों आपको उलझना पड़े। आप अगर यदि आसपास हैं तो शायद आपके घरों पर भी पथराव हो सकता है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इस तरह का आंदोलन यदि होता है, हाँ, मैं इसमें भी साथ नहीं हूं कि सांसद के घर पर भी तोड़फोड़ की गई, लेकिन वो तो उनको पता था कि ऐसा होगा। लेकिन उन्होंने किसी निजी व्यक्ति के किसी भी, न उनकी कार को नुकसान पहुंचाया, न किसी की बाइक या किसी की स्कूटी को नुकसान पहुंचाया, न किसी व्यक्ति के साथ कोई थप्पड़बाजी या मारापीट हुई, और न ही किसी के मकान पर वहां किसी भी करणी सैनिक ने कोई उपद्रव किया या जाकर के दुकानें बंद करवाई या किसी के साथ अभद्रता की। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होता है कि आंदोलन का तरीका की रणनीति तय होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर आंदोलन सिर्फ केवल एक चेहरे के लिए नहीं होनी चाहिए। इस देश में राष्ट्रीय धरोहर मतलब राष्ट्र की धरोहर है। राष्ट्र का जो नागरिक है उसका हर व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वह ब्राह्मण है, चाहे वह क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है। इस देश के अंदर उसका पहला धर्म राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र धर्म में सब आते हैं। राणा सांगा भी आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी आते हैं, गांधी जी भी आते हैं, नेहरू भी आते हैं। भले ही उनके उस समय दौर में उनके मतभेद अलग हो, उनका अलग विकल्प हो, उनका अलग विकल्प हो, लेकिन जब राष्ट्र धरोहर की बात होगी तो ये विरासत है, इसको लेके चलना ही पड़ेगा। आप उनके विचारों से भले ही सहमत पूर्ण ना हो, हर किसी से तो पूर्ण सहमत कोई नहीं हो सकता है। बहुत कुछ जीवन में ऐसा है, गांधी से भी पूर्ण सहमत नहीं हुआ जा सकता, और ना ही नेहरू से, और ना ही सहमत लोग जो है भगत सिंह की भी बहुत सारी चीजों से हो सकते हैं, और ना ही सहमत चंद्रशेखर आजाद जी की भी बहुत सारी चीजों से हो सकते हैं। सहमत का अर्थ है वो रास्ता नहीं अपना सकते जो उन्होंने अपनाया है, उस रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ एक चीजें हैं कि शायद गांधी में ज्यादा चल जाएं
अंबेडकर वाला भी रास्ता कुछ मुश्किल लगे या फिर बहुत सा आसान भी लगे, दोनों चीजें हैं। अब अंबेडकर का एक रास्ता सबसे कठिन लगेगा, उन्होंने कहा पढ़िए। अब लोग जो है फिर वो कहते हैं कि हमें आंदोलन करना है जी, हमें तो गांधी बनना है। गांधी बनकर के अंबेडकर के रास्ते पर जाया नहीं जा सकता है। पढ़ने लिखने के बाद आप आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है देश आजाद हो चुका है, देश को आजादी मिल गई है। पढ़ने लिखने के बाद यदि आप नौकरी में हैं तो आपको सरकार की गुलामी करनी ही पड़ेगी, आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये नियम में है और आपको नियम मानना पड़ेगा, वो संवैधानिक है। असंवैधानिक कोई काम हो नहीं सकता है। मैं ये समझना चाहता हूँ इतनी बड़ी विरासत हमारी सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक आज के दौर में केवल अब सिर्फ ऐतिहासिक विरासत ही नहीं, वर्तमान समय में यदि हम देखें तो 70 सालों से जो चली आ रही सरकार है उसमें भी सम्राट अशोक एक बड़ा किरदार है। और जीती जागती मिसाल के तौर पर यदि देखें तो सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। हाँ, उनका एक स्टेच्यू बड़ा जो बनना चाहिए था दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है इतना बड़ा विशालकाय होना चाहिए था ताकि कम से कम पूरी दिल्ली तो उनके स्टेच्यू को देख सकती। अपने घर से बैठ करके छत पर खड़े होते तो सम्राट अशोक दिखने चाहिए थे। राष्ट्रीय विरासत है भाई, अखंड भारत की बात नेताजी से पहले उन्होंने भी की, तमाम लोग आए, अखंड भारत बनाया और बना रहा। सम्राट अशोक के लिए उनकी जयंती मनाई नहीं जाती है, क्यों भाई मनाई नहीं जाती है? सरकारी अवकाश क्यों नहीं होना चाहिए? उनकी विरासत को बढ़ाया क्यों नहीं? सरकारों ने भी उनकी उपेक्षा बहुत की, अपेक्षा शायद ही किसी सरकार से आ रही हो, मांग भी बहुत लोगों ने कम की है। जो निजी विद्यालय भी हैं उनमें भी शायद चैप्टर गायब सा रहा है या फिर पढ़ाया गया है तो बहुत छोटा सा पढ़ा दिया गया है। न उनमें माता और पिता का कोई इतिहास है, न उनके किए गए कार्यों का कोई इतिहास है। एक युद्ध की वो कलिंग के युद्ध लड़ा गया, उसके बाद वो बौद्ध बन गए, बस कहानी समाप्त हो गई। केवल इतनी सी विरासत इतने महान व्यक्तित्व की, मुझे लगता है कि ये वाकई में महापुरुषों के साथ अन्याय है। और सरकारों का तो है ही, संगठनों का भी है, लोगों का भी है। एक नियत, एक मांग के साथ में मुझे लगता है कि एक जोर पकड़ना ही चाहिए और हर व्यक्ति को एक पत्र जाना चाहिए, हर संगठन से जवाब मांगना चाहिए कि सम्राट अशोक बिना भारत सरकार चल ही नहीं सकती उनके, तो भारत सरकार ने उनके लिए किया क्या है आज तक? सम्राट अशोक के लिए क्या? आपने उनकी विरासत को तो आपने ले लिया, आपने संजो लिया वो चक्र, आपने संजो ली अशोक की लाट, लेकिन आपने सम्राट अशोक को तो कहीं रखा ही नहीं। सम्राट अशोक की जहां तस्वीर प्रत्येक सरकारी ऑफिस में होनी चाहिए थी, उस राजा की, आपने उन्हें गायब सा कर दिया है। तो उस विरासत से अलग क्यों है? तमाम सवाल हैं, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं तो कल, शायद इस सुझाव के बाद में आप कल कोई याचिका भी आप डालें, आप नहीं डालें तो किसी और से लगवाएं। सम्राट अशोक की जो तस्वीरें हैं वो प्रत्येक ऑफिस में होनी चाहिए। नहीं है तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं संगठनों की भी है कि आप जाइए, भेंट करिए जिलाधिकारी महोदय को और कहिए कि आप इसे लगाइए। इन्होंने ही दिया है चक्र, इन्होंने ही दिया है वो अशोक की लाट, इन्होंने ही दिया है युद्ध से बुद्ध का संदेश। यही तो है महान सम्राट, सम्राट अशोक जी। देखिए, आपने जो भी बात कही, हम लोग उसकी मांग पहले से करते आ रहे हैं। अवकाश की मांग भी चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन, बिहार सरकार ने अवकाश घोषित भी कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार भी इस पे ना तो अपना जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारी सांसद संघमित्रा मौर्य जी ने भी इस पे कई सवाल खड़ी किए और कई विधायक गण इस पे बोले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। बात रही तस्वीर लगाने की, मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक एक ऐसी शख्सियत है जो विश्व में जाने जाते हैं। विश्व में भारत की पहचान जो है वो बुद्ध के नाम से ही है। हमें विश्व में कोई राम के नाम से नहीं जानता है, हमें बुद्ध के नाम से ही जानता है। राम हमारी धरोहर है, वैसे ही बुद्ध हमारी धरोहर है। हमारे देश को बुद्ध के नाम से जाना जाता है और उसी बुद्ध को कहीं ना कहीं सरकार नजरअंदाज कर रही है। और सरकार एक षड्यंत्रकारी नीति, मैं वही कह रहा हूं कि सत्ता में जो भी आ रहा है, सत्ता के बाहर जब तक वो रहता है तब तक समाज का बड़ा शुभचिंतक है, हर जाति हर समाज का उत्साहवर्धन करेगा, उसके साथ चलेगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। यही भाजपा सरकार। मैं आपको बता दूं, अभी एक बयान आया था, बड़ा कष्ट हुआ, हम लोगों ने डिमांड भी की थी, उस पर एक महात्मा का बयान आया था कि तिरंगे को मतलब पैरों के नीचे रौंद के हमें भगवा लहराना चाहिए।
क्या लगता है राष्ट्रीय धरोहर को, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा, उसके साथ ऐसे बाबा, कोई भी बाबा आके बोल देगा, अनपढ़ कोई भी गंजड़ी आके कुछ भी बोल देगा, क्या सरकार को उसके ऊपर विधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या वो बाबा है तो कोई लेवल लगा हुआ है कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है? हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर का अपमान, हमारे देश के तिरंगे का अपमान जो व्यक्ति कर रहा है, उसके ऊपर आखिर विधिक कार्रवाई क्यों नहीं? हमारा मतलब हमारी डिमांड है सरकार से कि चाहे कोई बाबा रहे, चाहे कोई मौलवी रहे, चाहे कोई भंते रहे, अगर देश की धरोहर के साथ कोई भी गलत अप्रिय बयान देता है तो उसके ऊपर राजद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भंते का अगर बयान भी आ जाए तो सरकार कार्रवाई कर देगी, किसी मौलाना का बयान आ जाए तो कार्रवाई कर देगी, लेकिन अगर कोई महात्मा आ जाए और कह दे मैं इनकी जुबान काटने वाले को 11 लाख दे दूंगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। एक धर्म विशेष को लेकर अगर सरकार चलती है तो ये देश की अंकितता संप्रभुता को कहीं ना कहीं बहुत प्रघात पहुंचता है। और मुझे लगता है कि सरकार सभी धर्मों को लेकर चलना चाहिए। हम लोग किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, मैं भी हिंदुत्व को मानने वाला हूँ, हिंदुत्व में ही विश्वास रखता हूँ, लेकिन हिंदुत्व की कुछ ऐसी परिस्थितियों ने एकदम बौद्ध की ओर हमें मोड़ दिया। ऐसा नहीं मैं कहीं हिंदू का अपमान कर रहा हूँ, मैं बौद्धिस्ट विचारधारा का अनुयायी हूँ, लेकिन हिंदुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं भी हिंदू ही हूँ, लेकिन विचारधारा मेरी जो है वो बौद्ध की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पाखंड से उबरना चाह रहा हूँ। जो लोग हमें बताना चाह रहे थे, जिन लोगों ने भगवान का एक अजीब सा डर हमारे अंदर पैदा कर दिया था कि इनसे बाहर हम निकल नहीं सकते हैं, हम उससे बाहर निकल चुके हैं। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट, आपका चैनल जो है, आपकी जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर, जैसे एक सवाल आपने अभी कहा कि करणी सेना ने आखिर क्यों नहीं प्रदर्शन किया, मैं कह रहा हूं कि कोई एक ऐसा वाक्य आप बता दीजिए। आप पूरे भारत को देख रहे हैं वर्तमान, क्योंकि आप अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपको सुनता रहता हूं, आप पूरे भारत को देख रहे हैं, कोई एक ऐसा करणी सेना का आंदोलन बता दीजिए जो ओबीसी एससी एसटी के लिए हुआ हो, कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो आखिर जातिवाद आ कहां से रहा है? आप एक कोई ऐसा बता दीजिए, आरएसएस का कोई एक अध्यक्ष बता दीजिए आप हमें जो ओबीसी एससी एसटी से रहा हो। आखिर जातिवाद कर कौन रहा है भैया? जातिवाद तो वो जो देश के अगुआ थे उन्होंने, जिन्होंने अपने हाथ में भागदौड़ देश की रखी थी। हम लोग तो देश के आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा अग्रणी हुए हैं ने। हमारा इतिहास, जो कमजोर तबके का व्यक्ति था वो शिक्षित ही नहीं था। धीरे धीरे जो लोग शिक्षा की श्रेणी में पहली पंक्ति में खड़े हुए थे, देश को कहीं ना कहीं उन्होंने ही जातिवाद के रूप में विभाजित किया कि ये मौर्य हैं, ये सब्जी उगाएंगे, ये धोबी है, ये कपड़ा साफ करेगा, ये तेली है, ये तेल पेरेगा। तो मतलब ये जातिवाद किसने पैदा किया भैया? जातिवाद पैदा करने वालों ने ही तो देश को गर्त में ले जाके खड़ा कर दिया। वो अपने आप को कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे को नीचा, दूसरे को तुच्छ मानने के लिए तैयार है, और ये साबित करने पे लगा हुआ है कि सामने वाला तुच्छ है और मैं सर्वोच्च हूं। जब तक ये भावना देश में रहेगी उच्च और तुच्छ के, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। हम आपसी लड़ाई जातियों में उलझे रहेंगे और देश को विकसित भारत, एक विकसित क्षेत्र में ले जाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी जातियों में उलझती जा रही हैं। आज का युवा, जितने भी संगठन, जितने भी पार्टियां हैं, जहां भी आप देख लीजिए, जो भी बीच में विवाद, राजनीतिक विवाद हुए हैं, उनमें युवा की सोच क्या है, वो देश के प्रति कितना प्रेम रखता है और अपने जाति के कितना प्रेम रखता है, ये किसी से छिपा नहीं है। हम लोग शिक्षित लोग हैं, हमें सर्वप्रथम अपने देश के प्रति, उसके बाद अपने महापुरुषों के प्रति, उसके बाद हम अपनी जाति के बारे में सोचें। मैं जाति संगठन, हम लोग प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद जरूर चलाते हैं, लेकिन यहाँ जो भी आ जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे मौर्य हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, कोई भी आए, अगर उसकी कोई दिक्कत है और वो शोषित वंचित है, परेशान किया जा रहा है, पीड़ित है, तो हमारा संगठन उसके साथ खड़ा होता है। मौर्य शब्द से ये कहीं भी ताल्लुक नहीं है कि ये संगठन मौर्यों तक सीमित है, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्यों तक सीमित नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, वो भी मौर्यों तक सीमित नहीं थे, और हमारा संगठन भी सिर्फ मौर्यों तक सीमित नहीं है। हम समस्त आम जनमानस के लिए संघर्ष करते हैं और आम जनमानस के लिए लड़ेंगे,
और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कभी भी किसी के लिए लड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो करदी सेना को बात, पहले आप प्रगतिशील को याद करिए, हम जिस लायक हैं, हमें नहीं कह सकते कि हम 400 गाड़ियां लेकर और 400 असलहा लेकर और 400 तलवारें लेकर वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जिस लायक हैं उस लायक आपके साथ खड़े होंगे, आपके समाज के साथ खड़े होंगे, अपनों के साथ खड़े होंगे, अपने देश के साथ खड़े होंगे। जी महोदय, बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन समस्या यहाँ है कि हमारा जो समाज है वो तो पत्रकारिता है, हमारा एक ही समाज है और हमारे साथ जितनी ज्यादती हुई है उससे ज्यादा किसी के साथ में हो नहीं सकती। भगत सिंह जी दैनिक सैनिक अखबार में लिखा करते थे, इस देश का जो संविधान है वो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, ऐसा नहीं है, इस देश के पत्रकार ने दिया है संविधान। इस देश की करेंसी पर यदि किसी की फोटो और तस्वीर है तो वो एक पत्रकार की है, गांधी जी। इस देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं पत्रकारों ने, देश का पहला राष्ट्रपति भी पत्रकारों ने दिया है, देश की 70% जो है, जो आजादी है वो पत्रकारों की देन है, और पत्रकार शब्द ही नहीं है संविधान में। पत्रकार किसी समय समस्या भी जानते थे और सत्ता भी चलाते थे, लोकतंत्र उनके हाथों में था, सीखता था, मार्गदर्शक नहीं था, चलाता था। प्रधानी का चुनाव ही लड़ने के बारे में नहीं सोचता था, प्रधानमंत्री बनता था। पत्रकारिता जब से अलग हुई है, जातियां तब से शुरू हुई। मुझे लगता है कि जाति पर गर्व करना बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जातिवाद क्या है? जातिवाद की बड़ी एक छोटी सी लकीर है, अपनी जाति पर गर्व करना जातिवाद नहीं है। जातिवाद है दूसरे की जाति से नफरत करना, दूसरे की जाति को सम्मान ना देना, दूसरे की जाति से घृणा करना, ये है जातिवाद। जातिवाद गर्व करना कहाँ नहीं लिखा है? गर्व तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को, जिस जाति और जिस कुल में जन्म लिया है उसको गर्व करना ही चाहिए। अब जानवरों का तो कोई कुल और कोई उनका जाति नहीं है, ना उनका कोई इतिहास है। भाई किसी जानवर का लिखा है इतिहास? नहीं लिखा है। मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ इतिहास है। हर जाति का अपना एक बहुत ही, मुझे लगता है कि हर जाति का एक बड़ा इतिहास है। आप चाहे आजादी का आंदोलन भी उठा के देखें तो उसमें भी तमाम ऐसी रेजिमेंट्स थी जिनको समाप्त किया गया। जैसे पहली रेजिमेंट जो है वो ब्राह्मण रेजिमेंट थी, जिसको ये कहा गया कि ब्राह्मण कभी भी अंग्रेजों का साथ नहीं दे सकते। ये तो राजपूत रेजिमेंट भी, वो तो नहीं खत्म की गई। ब्राह्मण रेजिमेंट पहले खत्म की और अंग्रेजों ने लिखित में कहा कि नहीं ब्राह्मण रेजिमेंट है तो मैं जाति पर कभी जाता नहीं हूँ। दूसरा धोबी रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट, हमारी महान रेजिमेंट, दोनों खत्म कर दी गई क्योंकि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सहयोग किया। बाकी तो कोई रेजिमेंट नहीं निकल के आई थी। जो आज मूंछों पर ताव भी दे करके घूम रहे हैं, उनमें से कितनी रेजिमेंट निकल करके नेताजी के साथ गई थी? भाई धोबी रेजिमेंट, जब कहा जाता था कि ये कपड़े धोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो रेजिमेंट जो कहते थे कि ये जो है चमड़ा निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो रेजिमेंट। दो रेजिमेंट नेताजी से लड़ने के लिए अंग्रेज भेजते हैं और वो नेताजी की आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर समस्या यहाँ है कि जातियों में कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है, तो सर्वश्रेष्ठता की अपनी एक इबारत लिख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो साथ में चल रहा है और मुझे लगता है यही भारत की सबसे खूबसूरती है। हमें इसे समझना पड़ेगा, हमें नफरत से नहीं, हमें प्रेम से जोड़ना पड़ेगा। ना तो आज कोई शोषण कर रहा है और ना ही आज कोई शासन कर रहा है। आज शोषण कर रहा है आपका कौन? पुलिस। आज शोषण कौन कर रहा है? सभी जातियों का शोषण कौन कर रहा है? सरकारी कर्मचारी। आज आपका शोषण कौन कर रहा है? नेता। आज 4 जातियां हो गई हैं। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, नेता का बेटा राजनेता बनेगा, दूसरी जाति। तीसरी जाति सरकारी नौकरी करने वाले का बेटा सरकारी नौकर बनेगा, और चौथा जो बाकी की विरासत है मौलाना और पुजारियों की, उनमें भी उन्हीं का शिष्य उनका जो है बनेगा। ये 4 जातियां अलग तरह से हो गई। वो सूत्र की तरह बट गया है। सरकारी नौकर कभी भी अपने बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहता है। वो एक तरह से सूत्र सेवा कार्य करते थे ना, वैसे ही हो गया है सरकारी सिस्टम नीचे वाला। इसके ऊपर वाला जो बिजनेस है वो बनियों का डिपार्टमेंट है। अभी वहां है हर जाति के, लेकिन अभी वो एक तरह से एक बिजनेस कैटेगरी बन गई है। ये जो 4 जो वर्ण है ये कभी नहीं जाएंगे इस देश से। न ज्ञान जाएगा, मतलब जो बाबागिरी है वो भी कभी नहीं जाएगी, वो टॉप पे बैठी है। दूसरे नंबर पे जो जिसे ब्राह्मण हम कहते थे, ब्राह्मण कोई जाति वाती नहीं हुआ करते।
पहले ब्राह्मण का मतलब ज्ञान हुआ करता था। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, मतलब जहां पर हमारी राजनीति आती है, जो शासन चलाते हैं, अब उनमें तो हर जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग शासन कर रहे हैं। लेकिन वहां पर बात है कि परिवारवाद, वो भी तो अब धीरे धीरे जाति बन गई है ना। राजनीति क्या है? राजनीति जाति है आज की, सच्चाई है ये। पुरानी जातियां तो लोग भूल गए कि आज ब्राह्मण क्या, आज वैश्य क्या, शूद्र क्या, वो सब अभी सब लगे पड़े हैं। कोर्ट कचहरी में आपसे ज्यादा कौन जानकार है? वहां तो सभी जाकर के वहां अभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हर जाति के लोग आ रहे होंगे, मत्था टेक रहे हैं ना न्याय के मंदिर का, और हर जाति के लोग आ रहे हैं। तीसरी जाति, ये दो जातियां हो गई, एक ब्राह्मण वाली बाबागिरी मौलाना गिरी ये चल रही है, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय शासन चल रहा है। वैश्य वाला बिजनेसमैन, अब बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही, वो नहीं कहता सरकारी नौकरी करो या राजनीति में जाओ या बाबागिरी करो, वो कहता ना बेटा आपके लिए बहुत विरासत छोड़ के जा रहा हूँ, बस बिजनेस चलाना तूने। वो भी तो देख के बेटा अब करना क्या चाहता है, बेटा ड्राइवर बनना चाहता है, नहीं बना रहा, बेटा IAS IPS बनना चाह रहा है, नहीं बना रहा है। जैसे पहले कहते थे ना कि पहले, ऐसी पहले भी जातियां धीरे धीरे बन गई कि हमारा बेटा हमारा बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा। बनाने वाला कोई नहीं था, बनाने वाला भी परिवार ही था, बनाने वाला भी समाज ही था। और चौथी जाति जिसे हम कभी शूद्र भी कह लेते हैं, जो सेवा कार्य अगर यदि हम पढ़े सही ढंग से, जो चीजें जो कहा है भगवान कृष्ण ने, 4 वर्णों की बात की है, तो चौथा वर्ण सेवादारी वाला है। अब सरकारी नौकर क्या चाहता है कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में जाए, ये सेवा कार्य, ये 4 हो गए। और 5वीं जो डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा कहते थे अछूत अछूत, हम नहीं है 4 वर्णों में, हम है अछूत। तो ये जो बची हुई जनता है ये है छूत, ये है असल में अछूत। ना तो ये इनके पास बाबागिरी है, ना इनके पास सियासत है, ना इनके पास जो है वो बिजनेस है, ना इन बेचारों के पास सरकारी नौकरी है। ना ये ब्राह्मण में आते हैं, ना क्षत्रिय में, ना वैश्य में, ना शूद्र में, ये है अछूत। इनको नहीं है चारों छूते, और चारों सब एक साथ ही मिलके चल रहे हैं। जो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें और वर्तमान देखें, तो आज भी एक नई जाति क्रिएट हो रही है, और हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि जातियों में लड़ते लड़ते कब एक नई जाति बन गई। जो बिजनेस की दुनिया में है वो हर जाति के लोग एक साथ एक्सेप्ट हो रहे हैं, उद्योग व्यापार मंडल चल रहा है उनका बढ़िया। जो राजनीति में है वो हर जाति के लोग वहां पर हैं, उनका बढ़िया चल रहा है, उठना बैठना खाना पीना, ये सब नीचे वाले लोग करते हैं कि अभी वो ब्राह्मण अभी नहीं खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, ये सब हम नीचे देख रहे हैं। लेकिन आप सही ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 जातियां बन गई हैं नई, जो हमें पता ही नहीं चली। 78 वर्षों में 4 नई जातियां पैदा हो चुकी हैं। नए तरीके का ब्राह्मण, नए तरीके का क्षत्रित्व, और नए तरीके का जो है वैश्य, नए तरीके का शूद्र, ये चारों पैदा हो चुके हैं। और हम अछूत कब घोषित हो गए हमें पता नहीं चला। आजादी में सबसे ज्यादा कटे पिटे मरे हम, और हम ही इन चारों चीजों को पाल रहे हैं। जो अछूत समाज है, एक तरह से हम देखें, अछूत समाज पूरे चारों सिस्टम को दिन रात मेहनत करके, रोजी रोटी कमा के, रेहड़ी लगा के, छोटे मोटे काम करके, मजदूरी करके पूरे सिस्टम को सैलरी वेतन पहुंचा रहा है, पाल रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन डिबेट का भी समय हो चला है। मैं लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये डिबेट सार्थक हो, सार्थक बहस हो, और बहुत तमाम चीजें हैं लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए। लोगों को नफरत की बजाय उनको जुड़ने की, अगर हम नफरत की वजह ढूंढेंगे तो हमारे पास 1 लाख वजह मिल जाएगी हर चीज पर बहस करने को। लेकिन जुड़ने की कोई एक वजह मिले ताकि हम आगे से जुड़ें। जोड़ें कैसे? एक जोड़ने वाले भी तो चाहिए देश में। मौर्य केवल जातीय शब्द नहीं होना चाहिए जो आपने कहा है। मौर्य का अर्थ है जोड़ना, अखंड बनाना। किसी के मन में ये ग्लानि ही नहीं रहे कि कोई हमारे बारे में कुछ कह रहा है, किसी की आस्था को बिना चोट पहुंचाए, किसी की जाति को बिना चोट पहुंचाए, किसी चीज को बिना चोट पहुंचाए। ये जोड़ने वाला काम, अखंड बनाना, अखंड शब्द, ये है। मौर्य साहब, मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी आप 2 शब्द कहें, जो सम्राट अशोक को लेकर के आपके आंदोलन का क्या है, क्योंकि जिस विषय पर हम थे हम शायद अलग हो गए। लेकिन मैं फिर पुनः वहीं पर आना चाहूंगा कि आगे से ऐसी हिमाकत ना कर सके। क्या इसके लिए आप आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि जो चीज अभी सरकार नहीं कर रही है उसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। और सम्राट अशोक को जो है यदि न्याय ही इस देश में नहीं मिल पा रहा है तो फिर क्या सरकार, कैसी न्याय व्यवस्था और कैसा सरकारी सिस्टम? जी। रविवार को हमारा एक प्रतिनिधि मंडल घटनास्थल पे पहुंच रहा है और थाना अध्यक्ष से मुलाकात भी करेगा
अगर विधिक कार्रवाई नहीं होती है तो लाजमी सी बात है कानून उसके लिए न्यायपालिका का रास्ता खुला हुआ है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक बात आपने कही बहुत अच्छी लगी मुझे कि सिर्फ मौर्य का मतलब मौर्य समाज नहीं। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि संगठन के उद्देश्य में ये चीज है, हमारा जो बैलाज है उसका रूल यही है कि हम सिर्फ मौर्यों तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के वंशज हैं। इस हमारी कड़ी में हमारे यहाँ तक दस्तक देने वाले व्यक्ति के साथ संगठन खड़ा होगा। उसकी कोई जाति नहीं देखी जाती है, उसका कोई धर्म नहीं देखा जाता है, उसका कोई वर्ण व्यवस्था नहीं देखा जाता है। हमारे पास आने वाले व्यक्ति को जो हमसे हो सकता है वो मदद करेंगे और मदद करने के लिए भी तैयार हैं। बाकी जो ये मुद्दा बहेड़ी का है, ये सीरियस लिया जा रहा है, प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद इसको सीरियस ले रहा है। रविवार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य जी मौके पर पहुंच रहे हैं और हमारी कई टीमें वहां पे पहुंच रही हैं। अगर पुलिस अभी तक, हालांकि जो मेरी थाना अध्यक्ष से वार्ता हुई थी, उन्होंने आज शाम तक का समय दिया था कि हमने अज्ञात में एफआईआर कर ली है, शाम तक आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट पता नहीं चला है। सुबह हमारी बात होगी। रविवार को हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और देश की संप्रभुता से, देश के महापुरुषों से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापुरुष किस जाति का है, किस धर्म का है, कोई विषय नहीं है। इतना ही था समय और आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत जो है धन्यवाद। आप जुड़े, आपने जो है बात रखी, क्योंकि सम्राट अशोक जो है बड़ी विरासत है, राष्ट्र की विरासत है। ये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, अत्यधिक बनती है। उनको ये कार्यवाही करनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह के अराजक तत्व हमारे महापुरुषों की किसी मूर्ति, किसी फोटो के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सके। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीपी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।